बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था जी सपोर्ट इन एनिमल्स। हमने देखा कि एनिमल्स के अंदर सपोर्ट पैदा करने के लिए बाकायदा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्केलेटन। सख्त स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन। एनिमल्स में 3 तरह का स्केलेटन पाया जाता है। एक जो बॉडी के बाहर होता है उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। दूसरा जो बॉडी के अंदर होता है उसको हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। और कुछ एनिमल्स के अंदर पानी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सारों की तीनों स्केलेटन की टाइप है, मैंने उसकी काफी डिटेल बताई थी। और फिर हमने ह्यूमन स्केलेटन स्टार्ट किया। इंसान के स्केलेटन पर मैंने आपको चंद बातें बताई। पहली बात, हमारी बॉडी में यानी ह्यूमंस में जो ह्यूमन में जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन होता है, यानी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है जी, आपकी आपका ये जितना भी जो स्केलेटन बना हुआ है, आपका ढांचा, ये सब बॉडी के अंदर पाया जा रहा होता है। अब हमने जब एंडोस्केलेटन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जो है वो स्केलेटन पाया जाता है, यानी जिनमें एंडोस्केलेटन होता है। एक वो होते हैं जी स्पंजेस या एकिनोडर्मेट्स, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से होंगे जी? सारे फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, सब। तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं यानी कि एकिनोडर्मेटा और ये जो होते हैं स्पंजिस, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो ट्रू फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि वो कोई परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, ना कोई वो लिविंग। वो सिर्फ कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स होते हैं जो उनकी बॉडी के अंदर जो है वो बिखरे हुए होते हैं, जिससे सपोर्ट आता होता है। क्योंकि अंदर पाया जा रहा है इस वजह से हम उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। लेकिन ट्रू क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो नॉन लिविंग है। एंडोस्केलेटन की खास बात ये होती है कि ये लिविंग से बना हुआ होता है, बोन से, कार्टिलेज से। अच्छा, जो वर्टिब्रेट का स्केलेटन होगा ना, एंडोस्केलेटन, वो ट्रू एंडोस्केलेटन कहलाएगा, क्योंकि वो एक तो अंदर भी है और दूसरा जानदार सेलों से बना हुआ होता है, बोन से बना हुआ होता है, कार्टिलेजिस से बना हुआ होता है। तो चाहे फिशेज हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे मैमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे एम्फीबियंस हो, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो ट्रू होता है। क्यों? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। कुछ ऐसी मछलियां होती हैं, कार्टिलेजिस फिशेस कहते हैं, जिनका जो स्केलेटन होता है वो सिर्फ कार्टिलेजिस से बना हुआ होता है, उसमें हड्डियां नहीं होती। लेकिन बहरहाल कार्टिलेजिस भी लिविंग होते हैं। सो ये ट्रू एंडोस्केलेटन होते हैं। तो अब हमने उसमें से जो एग्जाम्पल ली हुई है वो है ह्यूमन, इंसानों का एंडोस्केलेटन स्टडी कर रहे हैं। इंसानों का जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ये 2 किस्म की हड्डियों से बना हुआ होता है, एक को हम कहते हैं बोन्स और दूसरी को हम कहते हैं कार्टिलेजेस। हम आगे जाके इसी चैप्टर में इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि बोन्स में क्या फर्क होता है, कार्टिलेजेस में क्या फर्क होता है। ठीक है, 2 बातें याद रखिएगा। एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन जो है तकरीबन 95% तो बोन्स से बना हुआ है, और तकरीबन 5% उसमें कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। यानी ज्यादा जो आपका एंडोस्केलेटन है वो बोन से बना हुआ है, कार्टिलेजिस कम जगहों पे पाया जाता है। लेकिन बहरहाल है ये दोनों लिविंग टिश्यूज। बोन्स में भी लिविंग सेल्स मौजूद हैं, कार्टिलेजिस में भी लिविंग सेल्स मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ये बॉडी के साथ ग्रोथ कर सकते हैं, बॉडी के साथ साथ ये ग्रोथ करते हैं। इनके साथ मोल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हमें इनको मोल्डिंग के जरिए रिमूव करने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी के साथ ग्रोथ करते हैं। एंडोस्केलेटन, ये जो इंसान का स्केलेटन होता है, इसके कई काम है जी। एक तो ये आपकी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दूसरा ये आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप देता है, तीसरा ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनकी हिफाजत करता है, चौथा ये आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट जो है वो स्केलेटन की वजह से आती है। फिर उसके बाद होम्योस्टेसिस करता है जो ये मिनरल्स की, ये जो आपकी बॉडी में मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, इसकी होम्योस्टेसिस करता है। अगर खून के अंदर लेवल ज्यादा होगा तो बोन्स में स्टोर हो जाएंगी, और अगर खून में इनका लेवल कम होगा तो बोन्स में से निकल जाएंगी। हार्मोन्स ये काम करवाते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मिनरल्स का जो ब्लड में लेवल है उसको भी बोन्स मेंटेन कर रही होती है। साथ साथ आपकी बोन्स में बोन मैरो पाया जाता है जो ब्लड सेल्स को बनाती है। तो अच्छा खासा काम है। इसके बगैर आप मूवमेंट नहीं कर सकते, आपके जो डेलिकेट ऑर्गन से प्रोटेक्ट नहीं हो सकते, आपका शेप खराब हो जाएगा, आपकी बॉडी में सपोर्ट नहीं रहेगा। तो ये आपका एंडोस्केलेटन है। इसमें कुल टोटल 206 हड्डियां होती हैं। आपके जिस्म में कुल टोटल छोटी बड़ी मिला के 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें से आपके जिस्म में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको हम कहते हैं फीमर, या इसको सीधी जबान में हम कहते हैं थाई बोन।
ये जो थाई बोन होती है आपकी, ये जो है बोन, थाई बोन, ये आपके जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी होती है, थाई बोन, या इसको फीमर कहा जाता है बायोलॉजी में। और जो आपके जिस्म की सबसे छोटी हड्डी होती है वो आपके हेड के अंदर, आपके कान के अंदर पाई जाती हैं, 3 छोटी हड्डियां हैं, उनको हम कहते हैं ऑसिकल्स। 1 सेंटीमीटर से भी कम साइज की होती है ये। तो ये आपके जिस्म की सबसे छोटी हड्डियां होती है। सो ये आपके पास एंडोस्केलेटन, सॉरी ह्यूमन स्केलेटन का थोड़ा सा मैंने डिटेल दिया। अब जरा हम डिटेल देखते हैं मजीद, 206 हड्डियां कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, वगैरह वगैरह। सो हमने कहा था लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि हमारा जो एंडोस्केलेटन होता है हम उसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक कहलाता है एक्सियल स्केलेटन और एक कहलाता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन से मुराद होता है स्केलेटन की वो हड्डियां जो मेजर हड्डियां होती हैं, हमारे बिल्कुल सेंटर लाइन में पाई जाती है। यानी अगर ये आपकी बॉडी है, ये आपकी जिस्म है, या हाथ है, या आपके पैर हैं, तो ये जो आपकी बॉडी की सेंटर लाइन है, इनमें जो हड्डियां पाई जाएंगी ना स्केलेटन की, उनको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। और बाकी जितनी भी आपकी बॉडी की हड्डियां होती है वो इनसे आगे जुड़ रही होती है, इनसे आगे जुड़ रही होती है, तो उनको हम कहते हैं अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। ठीक है जी। तो आपकी इस स्केलेटन डायग्राम नजर आ रही होगी। इसके अंदर एक्सियल स्केलेटन जो है, मैं थोड़ी सी डायग्राम छोटी कर देता हूँ, कुछ ज्यादा ही बड़ी है, एक पेज पे आए ना ये, चले भाई इतनी काफी है। तो इसके अंदर अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो ये आपका मेन एक्सिस में होता है, ये वर्टिब्रा जो है आपका, ये पूरा मेन एक्सिस में होता है, रिब्स को भी मेन एक्सिस में माना जाता है, और ये जो स्टर्नम है ये भी मेन एक्सिस में। ये जो रेड रेड कलर से दिया है मैंने आपको, ये आपका एक्सियल स्केलेटन है। और जो अब मैं ब्लैक जिन पे लाइट डाल रहा हूँ, ये अपेंडिकुलर है, जो आपके इनसे आगे जुड़ती है। ये आपके सारे हाथ की हड्डियां हैं, ये इनसे रेडियस अल्ना से जुड़ती हैं, फिर ये जो है वो फीमर से जुड़ती हैं, फिर फीमर जो है वो क्लेविकल और स्कैप्यूला से जुड़ती हैं। ये सारी हड्डियां यहाँ पर भी यही है। फिर ये जो नीचे है पेल्विक, और ये सारी आपकी जो है वो अपेंडिकुलर बोन है। ये सारी आप देखें एक दूसरे से कनेक्ट होके फिर आखिर में ये अल्टीमेटली आपके एक्सियल स्केलेटन से जुड़ रही है। सो ये आपका स्केलेटन 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक मेन स्केलेटन होता है जो सेंट्रल एक्सिस पर पाया जा रहा होता है, उसको आप कहते हो एक्सियल स्केलेटन। और एक जो है वो आपका बाकी स्केलेटन का टुकड़ा होता है जो आपके एक्सियल स्केलेटन से जुड़ रहा होता है, उसको आप कहते हो अपेंडिक्यूलर। तो पहले एक्सियल स्केलेटन की बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटन की, कि हमारे एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी मेजर हड्डियां या मेजर स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो नंबर 1 कौन सा है जी? स्कल। स्कल आप इस हिस्से को कहते हो, ये पूरा जो आपका सर की हड्डी है इसको आप कहते हो स्कल। ये है जी स्कल। आपके स्कल में कुल टोटल 22 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें से 8 हड्डियां जो है आपस में बिल्कुल एक दूसरे से कंबाइन हो जाती हैं, इमूवेबल ज्वाइंट्स बनते हैं, यानी हिलती नहीं है वो। 8 हड्डियां जो है आपका मिलकर ये हिस्सा बनाती हैं, ये पोर्शन जिनको मैंने कलर दिया हरा कलर का। इस हड्डी को आप कहते हो क्रैनम। ये है आपकी हड्डी क्रैनम। और इस हड्डी के अंदर आपका ब्रेन स्टोर हुआ होता है, और क्रैनम का असल मकसद होता है आपके ब्रेन की हिफाजत। तो क्रैनम जो है वो आपकी 8 हड्डियों से मिलके बनता है, ये पूरा केस बन गया, और इस केस के अंदर आपका ब्रेन स्टोर हुआ होता है। जबकि ये जो रेड कलर में दे रहा हूँ, ये बाकी जितनी भी हड्डियां, ये सारी, ये जॉस की भी हड्डियां, मैंडिबल्स वगैरह, कान की भी हड्डियां इसमें शामिल हो जाएंगी। वो जो छोटी हड्डी है ना ऑसिकल्स कान के अंदर है, वो भी इसमें शामिल है। ये सारी बोन्स कहलाती हैं फेशियल बोन्स। इनसे आपका फेस बना हुआ होता है, तो इनको हम कहते हैं फेशियल बोन्स। इनकी तादाद होती है 14। ठीक है जी। तो ये 8 होती हैं, ये 14 होती हैं, कुल टोटल कितनी हो गई है? 22 हो गई। और ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया? आपका पहला पार्ट स्कल। ठीक है जी। तो ये आपका स्कल हो गया जी। आपके स्कल के अंदर कुल टोटल 22 हड्डियां पाई जाती हैं। इनमें से 8 हड्डियां जो है वो मिलके बनाती हैं क्रैनम, ऊपर का हिस्सा होता है, ये आपके ब्रेन की हिफाजत करता है। जबकि 14 जो हड्डियां बचती हैं वो आपकी मिलके बनाती हैं फेशियल बोन्स, जो आपके बाकी फेस को बनाता है। क्रैनम का काम है आपके दिमाग की हिफाजत करना, जबकि फेशियल बोन्स आपकी जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को साइट प्रोवाइड करती हैं, आपकी आंखों को जगह देती हैं फिट होने की, आपके नाक का सिस्टम बनता है, आपके जबड़े बनते हैं, इससे दांत फिट होते हैं इनके अंदर, वगैरह वगैरह। उसके बाद दूसरी जो आपकी एक्सियल स्केलेटन में जो दूसरा बड़ा मेजर स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। सादा जबान में इसको आप बैकबोन कहते हो। इसको देखने के लिए मैं बैक डायग्राम कराऊंगा, कहीं थी ना मेरे पास एक बैक डायग्राम,
नहीं है जी, चले चले जी, खैर है, बैक डायग्राम नहीं है। तो ये जो आपको पीछे की तरफ नजर आ रही है, ये आपकी गर्दन से शुरू हो रही है जी, और फिर ये पीछे रिब्स के पीछे भी है, और ये सारा स्ट्रक्चर, और ये जो भी बना हुआ है ये भी इसी का ही हिस्सा शामिल है। ये सारा जिसको मैंने रेड, अब मैं ये स्टर्नम पे कर रहा हूँ वैसे, लेकिन आप समझ लें ये मैंने बैक पर किया हुआ है। तो ये जो पीछे आपकी हेड से पीछे की तरफ एक लाइन चल रही है हड्डियों की, इसको आप कहते हो वर्टिब्रल कॉलम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकबोन। ये आपके जिस्म के बिल्कुल पीछे हिस्से पर मौजूद है। इसके अंदर ये हड्डी जो है कंटिन्यूअस हड्डी नहीं होती, ये एक ऐसे कंटिन्यूअस हड्डी नहीं है, बल्कि इसके अंदर ऐसे पार्टीशन हुए हैं। ये पार्टीशन एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, फिर इनमें ज्वाइंट्स बनकर जो है ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है जी, जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये दोनों हड्डियां, एक ये हड्डी है, एक ये हड्डी है, ये दो अलग अलग हड्डियां जो कि बीच में से इनके ज्वाइंट बन के ये दोनों हड्डियां एक दूसरे से जुड़ गई। बिल्कुल ऐसे ही ये जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें छोटे छोटे से सेगमेंट्स पाए जाते हैं। उन सेगमेंट्स को हम कहते हैं वर्टिब्रा, और ये सारे वर्टिब्रा फिर आपस में जुड़ के पूरा एक लंबाई में वर्टिब्रल कॉलम तैयार कर देते हैं। अब ये जो वर्टिब्रा होते हैं, इनकी कुल टोटल तादाद होती है स्टार्ट में जब आप पैदा होते हो 33 वर्टिब्रास होते हैं, 33 वर्टिब्रास होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है जी कि ये जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं सैक्रम। सैक्रम में 5 हड्डियां जो है वो आपस में होती है, 5 हड्डी होती है, दैट इज कॉल्ड सैक्रम। जब आप पैदा होते हैं तो यहाँ पर 5 हड्डियां होती है, लेकिन फिर ये सारी हड्डियां आपस में फ्यूज होकर एक बड़ी हड्डी बना देती है। ये ऐसा मामला है। ये सैक्रम है, ये एक वर्टिब्रा, ये दूसरा वर्टिब्रा, ये तीसरा वर्टिब्रा, ये चौथा, पांचवा। लेकिन फिर आपको इनके जो ज्वाइंट है ये आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये 5 जो बोन्स होती हैं ये आपस में कंबाइन होके एक सैक्रम बना देती है। ठीक है जी, तो 5 कम हो गई और एक बन गई है। सिमिलरली ये जो निचला हिस्सा है ये वाला, यानी इसके नीचे की तरफ यहाँ पर, ये टेल बोन भी कहलाती है, इसको हम कॉकेक्स भी कहते हैं। इसके अंदर 4 छोटे छोटे से वर्टिब्रा होते हैं, लेकिन वो भी अगेन फ्यूज होके एक कॉकस बना देते हैं। तो ऐसा होता है जी, यहाँ पे सैक्रम पे 5 वर्टिब्रा होते हैं, यहाँ पर आपके पास 4 वर्टिब्रा होते हैं जब आप पैदा होते हो। लेकिन आगे जाके फिर आपकी बॉडी के अंदर मजबूती पैदा करने के लिए ये 5 सैक्रम आपस में मिलते हैं, एक बन जाता है सैक्रम, और ये 5 चारों कॉकस जो है ये भी मिलकर एक हड्डी बन जाती है। तब आपकी बॉडी में शुरू में 33 वर्टिब्रा थे, लेकिन 5 और 4 फ्यूज होके 2 बन गए, तो अब टोटल ले जाते हैं 26। कैलकुलेट कर लिएगा। ठीक है जी, 5 4 9, 33 में से आपने 9 निकाल दी, 24 बचे, फिर एक ये हड्डी, एक ये हड्डी, 25 26 हो गए। तो टोटल 26 वर्टिब्रा रह जाते हैं जी। अगर आप जब बड़े हो जाएंगे ना तो आपकी बॉडी में फिर टोटल 26 वर्टिब्रा रह जाते हैं। ठीक है, हाँ। ये मैंने आपको बता दिया जी कि आपके पास इनिशियली वर्टिब्रल कॉलम में कुल टोटल 33 वर्टिब्रास होते हैं, लेकिन फिर जो 5 सैक्रम की हड्डियां होती हैं जिनको हम यानी कि सादा जबान में हिप बोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कूल्हे की तरफ आ रही होती है, तो इसको हम हिप बोन भी कहते हैं। तो ये 5 वर्टिब्रा जो होते हैं हिप बोन्स के, वो फ्यूज होके एक सैक्रम बन जाता है, और जो टेल बोन होती है वो फिक्स होके 4 टेल वर्टिब्रा होते हैं, वो फिक्स होते हैं और एक कॉर्पस बन जाता है। अब आपकी ये जो वर्टिब्रा है इसमें कुल टोटल, वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें कुल टोटल कितनी हड्डियां रह गई? 26, 26 हड्डियां रह गई। अब इनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक यहाँ के वर्टिब्रा होते हैं जी, ठीक है जी, ये यहाँ तक के वर्टिब्रा, इनको हम कहते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसी तरह यहाँ, ये मैंने थोड़ा सा एरो ऊपर तक बना दिया है, ये सिर्फ गर्दन तक के, बस ये रिब्स तक है, नहीं गर्दन तक के, यहाँ तक के वर्टिब्रा को हम कहते हैं सर्वाइकल। 5 होती हैं ये, टोटल 5 वर्टिब्रा सर्वाइकल। टोटल कितनी है? ये 5 होती है। ये आपकी गर्दन की बैक पर है, आपके स्पाइनल कॉर्ड का वो हिस्सा जो आपकी गर्दन की बैक पर है ना, उसको आप कहते हो सर्वाइकल। कुल टोटल 5 मोरे हैं। अक्सर यहाँ पे दर्द हो जाता है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल पेन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो वर्टिब्रल कॉलम का वो पोर्शन जो आपके रिब्स के पास आ रहा होता है, जो रिब्स को पीछे से जोड़ रहा है, आपकी रिब्स हमने पढ़ी है ना, पीछे से जुड़ जाती हैं, इनको हम कहते हैं थोरैकिक वर्टिब्रा, और इनकी तादाद 12 होती है। हर एक वर्टिब्रा से एक रिब जुड़ जाती है, तो क्योंकि 12 रिब्स होती हैं तो 12 थोरैकिक जो है वर्टिब्रा होती है। फिर ये वाली जो वर्टिब्रा है जो पेट के हिस्से में आ रही है, एब्डोमेन के हिस्से में आ रही है, इनको हम कहते हैं लंबर, लंबर वर्टिब्रा। ये 7 होती है। ठीक है जी, तो गर्दन वाली जो वर्टिब्रा है उनको हम कहते हैं सर्वाइकल।
फिर जो सीने वाली हैं उनको हम कहते हैं थोरैकिक, और जो पेट के रीजन की वर्टिब्रा होती हैं उनको हम कहते हैं लंबर। तो अब बात नीचे, तो आपको पता है जी, एक सैक्रम है जो कि फ्यूज होकर एक बन गई, और एक जो है वो कॉक्सी है, और ये भी एक है। तो कुल टोटल गिन ले जी, 12 5 17, 7 होता 14, 24 25 26, 26 हो गए। ठीक है, ये वर्टिब्रा का मामला हो गया। ठीक है जी, अब मैं ये सबको रब कर देता हूँ जी, क्योंकि मुझे डायग्राम साफ सुथरी रखनी है। तो ये हमने वर्टिब्रा पर बात कर ली। दो बड़े स्ट्रक्चर हो गए हमारे एक्सियल स्केलेटन के। अब आते हैं एक्सियल स्केलेटन में तीसरा बड़ा स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कहते हैं रिब्स, पसलियां, उर्दू में आप कहते हो पसलियां। इनकी कुल टोटल तादाद 12 है। ये कर्व बोन्स होती हैं, ऐसे कर्व होती हैं, ये स्ट्रेट नहीं है, कर्व हुई हुई है, काफी अच्छा, यानी सेमी सर्किल हो जाती है, आधे सर्किल की तरह कर्व हुई हुई होती है। ये 12 होती हैं जी। ये 12 जो है पीछे की तरफ ये थोरैकिक वर्टिब्रा से अटैच हुई भी होती है। ये थोरैकिक वर्टिब्रा आ गया। हर एक पेयर जो होगा, ये एक पेयर कहलाएगा, एक लेफ्ट साइड पर रिब होगी, एक राइट साइड पर रिब होगी, इसको हम कहेंगे वन पेयर। एक पेयर एक थोरैकिक वर्टिब्रा से अटैच हो जाता है, और फ्रंट पर आके ये एक दूसरी हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम, उससे जुड़ जाता है। इसी तरह ये एक और पेयर आ गया जी, ये एक लेफ्ट की वर्टिब्रा रिब हो गई, ये राइट की वर्टिब्रा रिब हो गई, और ये पीछे दूसरे वाले थोरैकिक वर्टिब्रा से अटैच हो जाती है, और आगे से स्टर्नम। सो ऐसे 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। 12 लेफ्ट साइड पे रिब्स होंगी, 12 राइट साइड पे रिब्स होंगी, और ये बन जाएंगे 12 पेयर्स। 12 पेयर्स हो जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेयर्स होते हैं ये। जिन ये 12 के 12 जो है पीछे की तरफ 12 थोरैकिक वर्टिब्रा से तो कनेक्ट होंगी, लेकिन आगे की तरफ सिर्फ इन 12 में से 10 स्टर्नम से जुड़ती है। दो आपकी जो नीचे की दो हैं वो फ्री रहती हैं, वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे नीचे की दो आपकी ऐसे मिलेंगी। ठीक है जी, वो वर्टिब्रा से तो पीछे जुड़ी हुई होंगी, वर्टिब्रा से पीछे जुड़ी हुई होंगी, लेकिन आगे से स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती, उनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। सो ये रिब्स का मामला हो गया कि आपके जो चेस्ट पोर्शन होता है, सीने का हिस्सा होता है, उसमें कर्व बोन पाई जाती है, सेमी सर्कुलर बोन्स पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं रिब्स। 12 पेयर हैं जी, 12 लेफ्ट साइड की तरफ है रिब्स, 12 राइट साइड की तरफ रिब्स है। हर एक पेयर एक थोरैकिक वर्टिब्रा से बैक पर अटैच होता है, और फ्रंट पर स्टर्नम से अटैच होता है। लेकिन नीचे की दो पेयर्स जो हैं वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते, आगे से वो फ्री होती है, तो उनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इन्होंने करा क्या, इन्होंने आपके सीने के अंदर एक पिंजरा बना दिया, उस पिंजरे को हम कहते हैं रिब केज। और इस रिब केज से आपके जो डेलिकेट, दो बड़े डेलिकेट ऑर्गन हैं, लंग्स और हार्ट, उसकी प्रोटेक्शन हो रही होती है। साथ साथ रिब के अंदर जो है वो मसल्स भी लगे हुए होते हैं, जिससे उनमें मूवमेंट भी होती है, और उस मूवमेंट की वजह से आप इनहेलेशन एक्सीलेशन करते हैं, सांस अंदर बाहर करते हैं। तो ये तीसरा बड़ा स्ट्रक्चर हो गया आपके एक्सियल स्केलेटन का, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स। अब नेक्स्ट पर आते हैं जी, लेकिन उससे पहले मुझे माउस नजर नहीं आ रहा मेरा, कहाँ है? हाँ, नेक्स्ट पर आते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारी स्टर्नम। स्टर्नम तो बस एक सीधी सी, ये जो सीने के बिल्कुल बीच में ये वाली जो हड्डी है, बिल्कुल फ्लैट बोन होती है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। ये बिल्कुल फ्लैट बोन है। इसका मकसद है जी 10 रिब्स के पेयर को आपस में जोड़ के पूरे पिंजरे को कंप्लीट कर देगा। इसी की बैक साइड पे आपको जो है वो हार्ड मिलता है। तो ये आपकी स्टर्नम हो गई, और ये आपका एक्सियल स्केलेटन हो गया। एक्सियल स्केलेटन में 4 बड़े स्ट्रक्चर है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। अब आते हैं अपेंडिक्यूलर स्केलेटन पे, दूसरा वाला स्केलेटन का पार्ट। ठीक है जी। अब अपेंडिक्यूलर में आपके पास 4 बड़े हिस्से हैं। एक कहलाता है पेक्टोरल गर्डल, ये आपकी शोल्डर वाली बोन्स होती हैं। मैं यहाँ पे पहले हाईलाइट कर देता हूँ। पेक्टोरल गर्डल का मतलब होता है ये आपकी शोल्डर की बोन्स होती हैं, ये वाली। हाँ, फोर लिम्ब का मतलब आपके हाथ, ये हाथों की बोन्स होंगी, ये फोर लिम्स है। तीसरा कहलाता है पेल्विक गर्डल, ये जो कूलों की हड्डी होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। और चौथी होती है हाइंड लिम्ब, यानी कि आपके पैर। तो ये यहाँ से आपके पैर शुरू होके यहाँ तक के आपकी ये जो है वो हाइंड लिम्ब हो गए। ठीक है जी। अब ये दो दो हैं जी, हाइंड लिम्स भी दो हैं, फोर लिम्स भी दो हैं, और अल्लाह आपका भला करे ये जो है पेक्टोरल गर्डल ये भी दो हैं। ये रही दूसरी पेक्टोरल गर्डल। सिमिलरली ये जो पेल्विक गर्डल है ये भी दो हैं, एक ये है और एक ये है, जो कि आपकी वो वर्टिब्रल कॉलम के वो जो सैक्रम और कॉकस है उससे जुड़ी हुई है। ऐसे ये एक पेल्विक गर्डल, ये दूसरा पेल्विक गर्डल, और फिर ये वो वर्टिब्रा के जो आखिरी पोर्शंस थे सैक्रम और कॉक्सी, उससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है जी। तो अब हमने इनको जरा डिटेल में देखना है। बहरहाल ये हमारा पेंडिकुलर स्केलेटन हो गया।
तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, इसको सादा जबान में आप जो है वो शोल्डर बोन भी कहते हो। ठीक है जी। इसमें दो हड्डियां होती है, मैं एक की बात कर रहा हूँ अगेन, मैं अभी एक साइड की बात कर रहा हूँ मैंने ठीक है, इसलिए दो लिखे हैं, नहीं तो एक्चुअल में तो चार है, दो क्लेविकल है और दो स्कैप्यूल है, मैं वन साइडेड बात कर रहा हूँ। पेक्टोरल गर्डल में दो हड्डियां होती हैं, एक ये सामने की तरफ होती है, ये कॉलर बोन भी कहते हो इसको, आप सादा जबान में आप अपने सीने के, आप अपने शोल्डर के इस हिस्से पे हाथ लगाओगे महसूस हो जाती है, इसको हम कहते हैं क्लेविकल। और पीछे की तरफ आपकी ये बैक साइड पर ये बड़ी सी हड्डी होती है पीछे कमर की, उसको आप कहते हो स्कैप्यूला। ये दोनों मिलके आपके शोल्डर बनाते हैं और आपकी बैक का अपर पोर्शन बनाते हैं। ठीक है, आप अब नेट से जो है ना बैक पोर्शन को देख सकते हो, पीछे काफी बड़ी हड्डी होती है, नजर भी आ रही है आपको, ये देखें, ये जो बैक पर रिप्स को भूल जाओ तो ये आपको पीछे नजर आ रहा है बड़ी सी हड्डी, ये वाली जिसको मैंने कलर किया है, ये है स्कैप्यूला। तो ये दो हड्डियों से मिलके बनता है ये पेक्टोरल गर्डन, ये हो गई क्लेविकल, और ये पीछे वाली जो है ये वाली बैक पर जो मौजूद है ये हो गई आपकी स्कैप्यूला। इसने आपका शोल्डर बना दिया, रिब्स को पीछे से प्रोटेक्ट भी कर दिया, और ये हाथ को आपके जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए दो हैं, दो आपके हाथ को कनेक्ट करती है। तो ये पेक्टोरल गर्डल हो गया, इसमें दो हड्डियां हैं बस, एक क्लेविकल और एक स्कैप्यूला। अब हम बात करते हैं फोर लिम्ब यानी हाथों की। अगेन मैं एक हाथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैंने ये जो दो दो लिखा हुआ है ना, ये हड्डियां नहीं है, ये मैं इनकी तादाद बता रहा हूँ। पेक्टोरल गर्डल हमारे पास दो हैं लेफ्ट राइट, फोर लिम्स हमारे पास दो हैं लेफ्ट राइट। ठीक है, वो अभी मैं हड्डियों को काउंट करके आपको बता दूंगा, 206 ही बननी चाहिए, देख लेंगे। सो अब हम फोर लिम्ब की बात करते हैं, हाथों की। अब हाथों में जो सबसे पहले हमारे पास जो पेक्टोरल गर्डल से हमारी हड्डी जुड़ी हुई है, ये वाली काफी बड़ी हड्डी होती है जी, ये वाली हड्डी, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। नाम लिखा हुआ है, ठीक है, नाम लिखे हुए, मैं नाम यहाँ लिख नहीं रहा। ये आपकी हड्डी कहलाती है जी ह्यूमरस, ये एक हड्डी है, सिंगल हड्डी, होती काफी मजबूत है। उसके बाद इससे नीचे आप देखेंगे, ये आपका जो है ना एल्बो से बात का एल्बो यानी कि कोहनी, और जो आपका हाथ होता है इसके बीच का हिस्सा बता रहा हूं मैं, इसमें दो हड्डियां हैं, एक हड्डी ये है रेडियस, और एक जो पीछे वाली है अल्ना, दो हड्डियां हैं इसमें। यहाँ आपको देखो ना नजर आ रही है, एक ये हड्डी आ गई, एक ये हड्डी आ गई, तो एक कहलाती है रेडियस, एक कहलाती है अल्ना। तो ये हो गया ह्यूमरस, एक हो गई रेडियस, एक हो गई अल्ना, दो हो गई। उसके बाद अब अगर हम हाथ को देखें, थोड़ा हाथ को मैग्नीफाई कर देते हैं, फिर वापस मैं उसको छोटा कर दूंगा इमेज को, क्योंकि हाथ के अंदर जरा बारीकी मामला है, तो उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। ये ठीक है जी, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया, ये वाली जो हड्डी है ये हो गई ह्यूमरस, फिर ये एक रेडियस हो गई, एक अल्ना हो गई। ठीक है, अब हाथ पर आते हैं। हाथ में हमारे पास एक तो जी ये आपको हड्डियां नजर आ रही है, ये हड्डियां, ये हड्डियां, ये आपका जो है ना वो, इसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। ये कहलाती है बायोलॉजी में कार्पल्स, आठ होती हैं ये, दे आर कॉल्ड कार्पल्स, आठ होती हैं ये। उसके बाद ये आपको हड्डी नजर आ रही है, एक दो तीन चार पांच, ये आपकी जो है ना आपकी हथेली के अंदर है, यानी अगर मैं आपको आपका हाथ बनाऊं, ये एक दो तीन चार पांच, ये जो है ना ये हिस्सा है जो है ना, ये है कार्पल, और यहाँ मौजूद है जी मेटाकार्पल्स। तो ये मेटाकार्पल्स है, यहाँ तक आपका गोश्त आया हुआ होता है पूरा हाथ का, पांच है जी मेटाकार्पल्स की तरह। जबकि ये आपके वो ये फिंगर्स हैं जो आप गिनते हो ना, यहाँ पे जो है एक दो तीन चार पांच, ये तस्बियां पढ़ते हैं हम, ये वो हैं, इनको हम कहते हैं फ्लैंजेस, ये 14 होती हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14, अंगूठे में दो हैं। ठीक है, अंगूठे में दो होती हैं। तो ये आपके हो गया जी स्ट्रक्चर कौन सा, हाथ का, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजेस। अब मैं जरा डायग्राम छोटी कर दूं, मॉनिटर, भैया जी कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए। ठीक है जी, तो समझ में आ गया फोर लिम्ब का मामला। तो फोर लिम्ब यानी आपका जो हाथ है उसमें एक हड्डी ये होती है ह्यूमरस, फिर ये रेडियस, फिर ये अल्ना, फिर ये हो गई कार्पल्स, फिर ये हो गई मेटाकार्पल्स, और फिर ये हो गई फ्लैंजेस। तो अगर आप अपने हाथ को देखें
या आपकी अंगूठा, या आपकी उंगली एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, फिर ये आपकी हथेली होती है जी, और फिर यहाँ आपका हाथ शुरू हो जाता है। तो ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पर जो हड्डियां उनको है, उनको हम कहते हैं कार्पस। फिर यहाँ पर एक, ये एक हड्डी होती है यहाँ, एक दो तीन चार पांच, ये कहलाती है मेटाकार्पस। फिर यहाँ पर आपके जो ना उंगलियों में, फिंगर्स में, यहाँ पाई जाती है फ्लेंजेस। अंगूठे को जरा हिला के देख लिएगा, उंगली के अंदर आपको 3 लगेंगी, लेकिन अंगूठे में 2 है। ठीक है जी। तो अब ये हो गया हमारे पास फोर लिम्ब का मामला। फोर लिम्ब में कुल टोटल 30 हड्डियां बन गई हैं जी, चेक कर लिएगा। ठीक है जी, टोटल 30 हड्डियां बन गई है एक फोर लिम्ब में। 14 और 5 19, 19 और 8 27, 28 29 30। एक हाथ में 30 हड्डियां हैं, तो 2 हाथों में 60 हड्डियां हो जाएंगी। अब आते हैं पेक्टोरल गर्डल पे। पेक्टोरल गर्डल की तादाद भी 2 होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक पेक्टोरल गर्डल आपका ये है, ये पूरा, और एक पेक्टोरल गर्डल आपका जो है वो ये पूरा है। 2 पेक्टोरल गर्डल है जी। एक इनका काम होता है कि ये आपके पैरों को जोड़ती हैं। एक पेक्टोरल गर्डल आपके एक हाइंड लिम्ब को, दूसरा दूसरे हाइंड लिम्ब को। अब पेक्टोरल गर्डल में 3 हड्डियां होती है। एक पेक्टोरल गर्डल में 3 हड्डियां होती है, तीनों आपस में फ्यूज हुई भी होती हैं। एक का नाम होता है इलियम, एक का नाम होता है इस्चियम, और एक का नाम होता है प्यूबस। ताक बहुत जुड़ी हुई है, यहाँ मैं आपको शो नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपस में जुड़ी हुई है। बहरहाल 3 हड्डियां कौन कौन सी है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो 3 एक पेल्विक गर्डल में, 3 एक पेल्विक गर्डल में, टोटल हो गई 6। ठीक है जी। अब आते हैं हाइंड लिम्स पे। बिल्कुल हाथों वाला मामला है, बिल्कुल हाथों वाला, बस नाम चेंज होंगे। हाइंड लिम्स के अंदर थोड़ा सा डायग्राम छोटी कर देते हैं, ताकि जो है पूरा हाइंड लिम एक ही पेज पे आ रहा हो। हाँ, तो हाइंड लिम का मामला पूरा हाथों वाला होता है, इसलिए अक्सर हम कहते हैं कि हाँ, इसका हाथ और पैर का ना स्ट्रक्चर एक जैसा है। ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है, जिसको आप कहते हो फीमर। एक वहां ह्यूमरस थी, या फीमर है। फिर ये वही 2 हड्डियां आ गई कि ये है टीबिया, ये है फेब्यूला। अब यहाँ एक नई हड्डी होती है, यहाँ पर घुटने की हड्डी गोल सी होती है, इसको हम कहते हैं पटीला। ये है जी पटीला, ये नई हड्डी है, ये नहीं है आपके हाथ में, नहीं है, कोनी पे कोई हड्डी नहीं है, लेकिन यहाँ घुटने पे आपकी एक हड्डी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द पटीला। उसके बाद नीचे आ जाए जी, तो ये वही है जी, आपके पास ये 8, सॉरी 7 टार्सल्स कहलाती है। वहां कार्पल्स थी या टार्सल में। फिर ये आपके पास 5 मेटाटार्सल्स, और ये फ्लेंजेस। ठीक है जी। तो अगर ये हाथ है, तो हाथ के हिसाब से मैं नाम रिपीट कर दूं। हाथ के हिसाब से ये है जी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजिस। पैर के हिसाब से बोलूंगा मैं, तो ये फीमर, पैटीला, टीबिया, फेब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजिस। तादाद दोनों की 30 है जी, बस फर्क क्या है? एक पटीला ऐड हो गया, तो एक टार्सल कम है। वहां जो है कार्पल 8 थे, यहाँ 7 है। एक कम हो गया, लेकिन वहां पैटीला नहीं था, यहाँ पैटीला है। तो टोटल 30 ही होती है हड्डियां। पैरों में भी टोटल 30 हड्डियां होती है। तो ये आपका जो है एक पैर हो गया, और यहाँ आपका स्केलेटन कंप्लीट हो गया। स्केलेटन जो है वो कंप्लीट हो गया। आप जरा काउंट कर लेते हैं, टोटल हड्डियां 206 बनती भी हैं कि नहीं? ठीक है जी। तो चले कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर साइड पे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो तो आए पहले। यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। अब टोटल चेक करते हैं जी कि क्या हमारे पास 206 हड्डियां हैं या नहीं। तो आपके स्कल में टोटल 22 हड्डियां हैं, जिसमें से 8 हड्डियां जो है आपके क्रैनम में है, जबकि 14 हड्डियां जो है वो फेशियल बोन में। 22 हो गई। फिर आप वर्टिब्रल कॉलम पर आए, तो होती तो उसमें टोटल 33 है, लेकिन फिर वो 5 और 4 फ्यूज हो जाती है, तो टोटल 26 रह जाती है। तो 26 आपके वर्टिब्रा हो गए। ठीक है जी, 2 हो गई। फिर तीसरी होती है रिब। अब रिब 12 पेयर्स हैं, 12 पेयर्स, तो ये 24 हो जाएंगी। है तो 12 जोड़ियां, तो ये 24 हो जाएंगी जी। 12 लेफ्ट साइड पे, 12 राइट साइड पे, तो ये हो गई 24 रिब्स। ये क्रैनम हो गई, ये फेशियल बोन हो गई, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये रिब्स हो गई। एक स्टर्नम होता है, ये स्टर्नम। ये आपका जो है वो एक्सियल स्केलेटन हो गया। अब अपेंडिकुलर पे आए, तो पेक्टोरल गर्डल, एक पेक्टोरल गर्डल में 2 हड्डियां थी, क्लेविकल और स्केप्यूला, तो 2 पेक्टोरल गर्डल में हो गई टोटल 4 हड्डियां। ये है पेक्टोरल गर्डल। इसी तरीके से फोर लिम्ब पर आए, तो हमने फोर लिम्ब पे काउंट किया था, टोटल 30 हड्डियां थी। एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फ्लेंजिस। तो ये कितने होते हैं? 14 और 8 22, 23 24 25, और ये 30। तो एक हाथ में 30 हड्डियां हैं, 2 हाथों में हो गई 60 हड्डियां। ये फोर लिम्ब हो गई।
ठीक है जी। इसी तरह आपके पास पेक्टोरल गर्डल पर आओ, सॉरी पेल्विक गर्डल पर, पेक्टोरल तो हो गया ना, हाँ। पेल्विक गर्डल पे आओ तो एक पेल्विक गर्डल में 3 हड्डियां हैं, 2 पेल्विक गर्डल में 6 हड्डियां हो जाएंगी। ये पेल्विक गर्डल है। सिमिलरली एक हाइंड लिम्ब में आए तो 30 हड्डियां ही है, 30 ही हड्डियां हैं, 2 में हो गई कितनी, 60। ये हो गई हाइंड लिम्ब। चेक कर लेते हैं जी टोटल हमारे पास जो है वो इतना ही बनता है या नहीं। 8 + 14 + 24 + 60 + 60 + 6। 8 + 14 + 26, एक कलम में गलती करी हुई है। हाँ 203। अब 203 क्यों है, क्योंकि आपकी जो वो कान वाली हड्डियां है वो आपकी बैक, अच्छा हाँ, हाँ कान वाली हड्डियां जो आपकी बैक पर आ गई, वो सॉरी आपके जो कान की है 3 ऑसिकल्स, तो वो भी ये शामिल कर दें आप यहाँ पे। 203 + 3 ऑसिकल्स आपने ऐड करी जो कान के अंदर पाई जाती है, तो टोटल कितनी हो गई, 206। तो टोटल 206 हड्डियों का जो एंडोस्केलेटन है वो आपने देख लिया। इसमें नाम काफी ज्यादा है, नाम काफी ज्यादा है। ये नंबरिंग जरूरी नहीं है, आपको याद रखिएगा नंबरिंग जरूरी नहीं है। बस नंबर आपको जितने मैं नोट्स में लिख के दूं बस वो याद कर लीजिएगा, इतना डिटेल में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं जी जल्दी जल्दी से। हमने एंडोस्केलेटन देख लिया क्या है, हमने मेजर मेजर हड्डियों को भी काउंट कर लिया, देख भी लिया क्या है। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये जो एंडोस्केलेटन है ये किन चीजों से बना हुआ होता है। तो मैंने आपको आज शुरू में बताया कि आपका एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ बोन्स कॉल्ड बोन्स एंड कार्टिलेज। 2 टाइपों के स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, एक को हम कहते हैं बोन्स, एक को हम कहते हैं कार्टिलेजेस। बोन्स आपके एंडोस्केलेटन में तकरीबन 95% बोन्स से बना हुआ है, जबकि 5% के करीब आपके पास जो है वो कार्टिलेजेस होती है। अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं तो बोन्स असल में आपके एंडोस्केलेटन के वो स्ट्रक्चर हैं बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, इतने सख्त कि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, उनके अंदर लचक, उनको आप मोड़ दें ऐसा नहीं होता। वो उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, आप उनका शेप चेंज नहीं कर सकते। ये जितनी भी अभी हमने हड्डियां पढ़ी हैं दे ऑल आर बोन्स, इनके आप इनको मोड़ के इनका शेप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो आपकी टफ हार्ड, यहाँ लिख देता हूं मैं, ब्लू से लिखते हैं, ग्रीन से। तो आपके एंडोस्केलेटन में जो टफ, हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल या नॉन इलास्टिक, नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब है जो मुड़ सकते हो, तो नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया जो मुड़ नहीं सकती। तो टफ, हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके एंडोस्केलेटन में उनको हम कहते हैं बोन्स। जबकि कार्टिलेजेस क्या हो जाएंगे, होते तो ये भी सख्त हैं, कोश की निस्बत, थाल की निस्बत होते तो ये सख्त हैं, लेकिन असल बात है कि ये इलास्टिक होते हैं, इनमें लचक होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं, आप इनको मोड़ सकते हो। मैं नीचे डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। ये देख रहे हो आप, नाक, नाक का ये जो शुरू का हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा, इनको आप कहते हो कार्टिलेजेस। आप अपनी नाक को हिलाओगे, आपकी नाक हिलती है, आपकी नाक में मूवमेंट आ रही है, आप अपनी नाक की हड्डी को मोड़ सकते हो। इसी तरह आप कान का ये जो पिन्ना होता है ये भी कार्टिलेज से बना होता है, आप अपने कान के पिन्ना को मोड़े आपका कान फोल्ड हो जाएगा, छोड़ देंगे वापस सीधा हो जाएगा, हो गया ना फ्लेक्सिबल। तो कार्टिलेजेस जो होते हैं ये भी सख्त होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दे आर ऑल्सो टफ, दे आर ऑल्सो हार्ड, बट दे आर फ्लेक्सिबल एंड फ्लेक्सिबल या इलास्टिक होते हैं ये कार्टिलेजेस होते हैं। तो आपके जिस्म में जो आपका एंडोस्केलेटन में जो सबसे ज्यादा हड्डियां पाई जा रही होती हैं, दे आर कॉल्ड द बोन्स व्हिच आर द हार्ड बट द नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ अगर बोन के स्ट्रक्चर को देखें, अगर हड्डी के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हम पूरी हड्डी की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल, ये बात मैंने कही हुई आपको कि इनमें सेल्स मिलेंगे आपको। तो अगर हम हड्डी को ले लें, किसी भी हड्डी को ले लें, कुछ ऐसे ही डिजाइन होते हैं ना जो टॉम एंड जेरी में डॉग खा रहा होता है, कुत्ते खा रहे होते हैं, वो ऐसी। तो ये हमने एक हड्डी ली हुई है। अगर हम हड्डी को स्ट्रक्चर को देखें तो हड्डी में सबसे पहले बाहर जो है वो बहुत ही सख्त सी लेयर चढ़ी हुई होती है,
जो पहले तो हड्डी के ऊपर जो एक कवरिंग होती है, यानी यूं कह लो आपके पूरी हड्डी की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। ये आ गया पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम आपकी जो हड्डी है उसकी आउटर लेयर है, या यूं कह लो कि ये उसके कपड़े हैं। बहुत सख्त होती है ये, काफी हार्ड होती है, काफी सख्त होती है जी। ये आपकी, अगर ये हम काटा हुआ दिखा रहे हैं तो ये जो आपकी लेयर है ना, ये आपकी जो पहली आउटर लेयर है, ये है जी पेरियोस्टियम। ठीक है जी। तो पहली जो आपको लेयर मिलेगी वो पेरियोस्टम होती है, काफी हार्ड होती है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट जाके जमा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड हुआ होता है। उसके बाद अगर आप पेरियोस्टम हटाएंगे तो आपके पास शुरू के अंदर जो है, शुरू के अंदर ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है ना, ये कहाँ कलर कर रहा हूँ, ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है जहां मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, ये इसको आप कहते हो कॉम्पैक्ट बोन। ये भी बहुत हार्ड होता है, इसको आप कहते हो कॉम्पैक्ट बोन। बराबर में देख लीजिएगा जी कि एक तरफ मैग्नीफाइड डायग्राम बनी हुई है, उसमें भी नजर आ रहा है। तो ये आपके पास आ गया जी पेरियोस्टोम। ये पेरियोस्टोम है आपका। ठीक है जी, ये सारा। और फिर यहाँ ये पूरा रीजन जो है ना, ये पूरा रीजन जो है ये आपका कॉम्पैक्ट बोन हो गया। तो सबसे पहले आपको हड्डी, अगर आप हड्डी देखेंगे तो ये आपको जो है वो आउटर लेयर मिल गई उसकी पेरिस्ट्यूम की। और फिर ये हिस्सा जो है ये सारा, ये हिस्सा ये हिस्सा सारा जो है वो कॉम्पैक्ट बोन कहलाएगा। दोनों बड़े हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड है। उसके बाद फिर सेंट्रल रीजन को देखोगे आप, ये आपको सेंट्रल रीजन नजर आ रहा है, ये सारा सेंट्रल रीजन जो है, ये सारा सेंट्रल रीजन, ये बीच का हिस्सा। इस डायग्राम में देखेंगे तो ये सारा हिस्सा, ये सारा, इनमें थोड़े थोड़े सुराग होते हैं, थोड़ा गैप होता है, स्पॉन्जी बोन कहते हैं इसको। ये थोड़ी नरम होती है क्योंकि वो सुराग हो जाएगा ना, और सुराग की वजह से ये जरा नरम हो जाएंगी, इनको दबाओगे दब जाएंगी, इलास्टिक टाइप की होती है। तो इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन। कहीं नाम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। कैंसेलियस बोन भी कहते हैं और इनको हम स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं। तो इधर जो है वो ये आ गया जी, ये लिखा हुआ नाम, स्पॉन्जी या कैंसिलियस बोन। ठीक है। तो ये आपके पास, अगर मैं अब लेयर डिफरेंट कलर से बनाऊं तो ये आपके पास जो है वो, ये वाली जो लेयर है ये स्पॉन्जी बोन की हो गई। और बीच के अंदर ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है जी, ये हिस्सा यहाँ पर, और यहाँ पर जी ये हिस्सा शुरू हो गया, ये हिस्सा, ये बीच में पूरी एक किनाल होती है जी, सेंट्रल किनाल कहते हैं। और इसके अंदर बोन मैरो भरा हुआ होता है जो आपके रेड ब्लड सेल बनाएगा। ये सेल, ये हमारी हड्डी का एक जनरल सा स्ट्रक्चर हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं जी इसमें सेल वेल कहाँ है। ठीक है। तो अगर हम अपने बोन का आउटर स्ट्रक्चर देखें तो ये मेम्ब्रेन होती है, इसको आप कहते हो पेरियोस्टोम। उसके बाद पेरियोस्टोम के बाद जो है वो इसके अंदर जो है वो, एक मिनट रुकिएगा, पता नहीं पॉइंटर कहाँ से आ जाता है, पहले तरह ड्रॉ कर दूं। बना रहे हैं तो अच्छी सी डायग्राम बनाए। हाँ। सो अब आपके बाद मैं वैसे आपको बता, पॉइंटर कहाँ गया। सो ये वाली जो है ये पहली लेयर, ये पेरियोस्टोम हो गई। फिर उसके बाद ये जितना भी पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कॉम्पैक्ट बोन हो गया। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये स्पॉन्जी बोन हो गया। ये आ गई सेंट्रल केनाल जिसके अंदर बोन मैरो मौजूद है। ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ये आपका जो है कॉम्पैक्ट बोन हो गया, ये सारा आपका जो है स्पॉन्जी बोन हो गया, और ये फिर बीच के अंदर सेंट्रल केनाल आ गई। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि ये जी पेरियोस्टोम हो गई। ये लेयर जो है पेरियोस्टोम है जी, ये लिखा हुआ है पेरियोस्टोम। उसके बाद ये सारा हिस्सा जो है वो कॉम्पैक्ट बोन का आ गया। ये सारा हिस्सा जो है वो आपका स्पॉन्जी बोन का आ गया। ये आपका सेंट्रल केनाल आ गया। चलें जी, अब मजीद देखते हैं मामला इसका। एक मिनट जरा मैं ये रब कर दूं, बहुत ही बुरी लगती है मुझे ये कहानी रब करना। अच्छा, अब मजीद जरा और ज्यादा डिटेलिंग स्ट्रक्चर देखें। पेरियोस्टोम जो है बहुत ज्यादा सख्त होती है। वाई? बिकॉज दे हैव डिपॉजिट कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों ना सिर्फ जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग कंपाउंड हैं, बल्कि बहुत ज्यादा सॉलिड और सख्त होते हैं। तो जाहिर बात है कैल्शियम और फॉस्फेट अगर इसके अंदर जमा हो जाएगा तो ये तो सख्त होती है। तो पेरियोस्टोम बहुत ज्यादा सख्त होती है। ये आपकी बॉडी, आपके जो बोन के अंदर के सिस्टम्स हैं सारे, उसकी हिफाजत कर रही है।
सिमिलरली ये जो कॉम्पैक्ट बोन है ये भी बहुत ज्यादा सख्त होगी, ये भी बहुत ज्यादा सख्त होगी। इसके अंदर अभी ये सख्त क्यों है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये रीजन आपका कॉम्पैक्ट बोन है, ये सारा रीजन। अब इस कॉम्पैक्ट बोन में आपको ऐसे सर्कुलर सर्कुलर नजर आ रहे होंगे, ये देखो नजर आ रहे हैं ये सर्कुलर रीजन्स, ये सर्कुलर रीजन्स ये आपको नजर आ रहे हैं। इन सर्कुलर रीजन्स को हम कहते हैं ऑस्टियन, और ये जिस हिस्से में पाए जा रहे होते हैं ये उसको हम कहते हैं उस ये नजर आ रहा है यहाँ बेहतरीन सा बना हुआ है ये सर्कुलर रीजन है, ठीक है। ये देखें, मैं पहले लाइन डाल देता हूँ फिर मैं मिटा रहा हूँ। तो आपकी कॉम्पैक्ट बोन में छोटे छोटे से सर्कुलर रीजन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑस्टियन। और ऑस्टियन में बिल्कुल बीच के अंदर आपको जो है वो एक कैविटी नजर आएगी। अभी हम ऑस्टियन का भी डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं, बिल्कुल एक कैविटी नजर आती है, उसको हम कहते हैं हार्वर्शियन कैनाल। तो आपकी कॉम्पैक्ट बोन एक्चुअल में ऑस्टियन से बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे, एक ऑस्टियन, दूसरा ऑस्टियन, तीसरा ऑस्टियन, चौथा ऑस्टियन, पांचवा, ऐसे बहुत सारे ऑस्टियन है जी। इनके बीच में क्या मामला है वो मैं अभी हम डिस्कस करते हैं। और बीच, हर ऑस्टियन के बीच में ऐसे हार्वेशियन कैनाल पाई जाती होती है, इससे ये आपका जो है कॉम्पैक्ट बोन बना हुआ है। जबकि स्पॉन्जी बोन में भी यही सिस्टम है, स्पॉन्जी बोन में भी यही मामला है, ऑस्टियंस ही हैं, लेकिन ऑस्टियंस के दरमियान काफी गैप है, बहुत दूर दूर होती हैं जी ये आपकी क्या नाम है ऑस्टियन, जिसकी वजह से बीच में जो है वो स्पेस आ जाती है, ये स्पेसिस आ रही हैं, और वो स्पॉन्जी बोन बन जाती है, थोड़ी सी नरम हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो इसका मतलब है आपके बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो असल में तो ऑस्टियन से बनेगा, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो चाहे वो स्पॉन्जी हो। बस फर्क क्या है, कॉम्पैक्ट के अंदर जो है, कॉम्पैक्ट रीजन के अंदर ऑस्टियन बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोज हो जाती है, कोई गैप नहीं होता, बल्कि उनके दरमियान जो गैप होता है ना वो भी फिल हो जाता है, फिल हो जाता है कैल्शियम से, फॉस्फेट से। जबकि स्पॉन्जी बोन वाले हिस्से के अंदर आपकी ऑस्टियंस के दरमियान काफी गैप होता है, वहां पे जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट नहीं होता, सो वो हिस्सा आपका नरम रह जाता है। तो अब ऑस्टियन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि बोन हमारी जो है वो इन्हीं ऑस्टियन से तो बनी हुई है। तो ऑस्टियन का स्ट्रक्चर जो है वो नीचे नीचे डायग्राम में है मेरे पास, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक की तो कहानी हो गई जी। और बोन मैरो का तो मैंने आपको बता दिया। ब्लड वेसल्स नजर आ रही है आपको। अच्छा जी, ये आ जाते हैं, ये हमारे पास एक रियल असली माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये देखें जी, ये हमने कॉम्पैक्ट बोन का ना माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया हुआ है, नजर आ रहा है आपको ये ऑस्टियंस, ये रहा ऑस्टियन, ये रहा हार्वेशियन कैनाल, ये रही हार्वेशियन कैनाल, ये आ गया ऑस्टियन, ये आ गया ऑस्टियन, ठीक है जी। और ऑस्टियन के बीच में ये सारा जो है ना कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है। नोट करिएगा ये जरा ब्लैक डॉट्स को, ये जो ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, आप देख रहे हो हर के अंदर ना आपको ऐसे ये हार्वेशियन कैनाल है, ऐसे ब्लैक डॉट्स है, ऑस्टियन ऐसे ब्लैक डॉट से बनी हुई है। ये जरा डॉट्स को नोट कर लिएगा, क्योंकि यही असल चीज है, यही असल सेल है, जो बोन के सेल्स है ना वो यही तो है, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं हम इनको। तो ये हमने एक्चुअल व्यू भी देख लिया कि जी असल में बोन की हड्डी के आगे में जो हम बात कर रहे हैं वो है या नहीं। और ये एक ऑस्टियन आ गया, ये एक ऑस्टियन आ गया। अब ऑस्टियन में जो आउटर लेयर होती है वो बनी हुई होती है एक सेल से, जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ये सेल्स है, इनको हम बोन फॉर्मिंग सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी हड्डियों के सेल्स को बनाते हैं। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है, इससे दूसरा सेल डिवाइड होगा और दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट बनेगा, दूसरे से तीसरा, तो ये हमारे सेल्स को बना रहे हैं, इनको हम बोन सेल्स भी कह सकते हो आप। उसके बाद एक आपको अंदर की तरफ जो है वो ये कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये अंदर की तरफ होते हैं ये वाले सेल्स, इनको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट, ये भी सेल्स हैं। और तीसरे खास किस्म का सेल नजर आ रहा है जी, अजीब सा, ऑस्टियोक्लास्ट। तीन किस्म के सेल्स होते हैं। ये हमारे मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, ये हमारे नए बोन सेल्स बनाते हैं, और ये हमारे जो है वो बोन सेल्स को खाते हैं, ठीक है जी। इनको आप कह लो मैच्योर हैं ये बड़े अब्बू, ये आप कह लो जी ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ये बोन फॉर्मिंग सेल्स को बनाते हैं, फिर वो ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है और ऑस्टियोब्लास्ट बन जाता है। और कोई खराब सेल होगा तो ये ऑस्टियोक्लास्ट उसको खा जाएगा। तीन किस्म के सेल्स हो गए, ठीक है जी। तो हमारे पास जो हमारी हड्डी होती है, हमारी हड्डियों में जो असल स्ट्रक्चर है ऑस्टियन, दे आर मेड अप ऑफ थ्री टाइप ऑफ सेल्स। सबसे ज्यादा सेल जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट है, इसने आपके ऑस्टियन की आउटर लेयर बनाई हुई होती है, ये असल सेल्स है बोन के, इनको मैच्योर सेल्स कहते हैं। और अंदर की तरफ आपको मिलेंगे इसमें ऑस्टियोसाइट, ये ऑस्टियोसाइट जो है वो इमेच्योर सेल्स होते हैं, ये नए नए सेल्स बनाते हैं, वो नए सेल्स बनाते हैं, जो मैच्योर होते जाते हैं वो ऊपर जाके ऑस्टियोब्लास्ट बन जाते हैं। और एक पाया जा रहा है जी ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि आपके जो खराब सेल्स होंगे उनको खा जाता है।
बाकी जितना हिस्सा है, ये जितना हिस्सा है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको हम लैमिला भी कहते हैं। ये हिस्सा जितना नजर आ रहा है ना आपको, ये हिस्सा, ये बीच में हार्विशन कैनाल है, इसको आप मैट्रिक्स भी कहते हो, इसको आप लैमिला भी कहते हो, मैट्रिक्स भी और लैमिला भी। ये मैट्रिक्स जो होता है, ये एक तो खास किस्म का प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं कोलेजिन फाइबर्स, उनसे बना हुआ होता है कोलेजिन फाइबर्स। ठीक है, ये प्रोटीन है। मैट्रिक्स में आपको कोलेजिन फाइबर्स मिलेंगे जिससे जो है ये बना हुआ होता है। इसके अलावा इसी जगह पर कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो जमा होते हैं, कैल्शियम भी जमा हो जाता है इसके अंदर और फॉस्फेट भी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है। ये हार्ड पोर्शन है लेमिला। सेल्स तो बेचारे नरम है, जो असल आपके ऑस्टियन में सख्ती आई हुई है ये इस लेमिला की वजह से आई हुई है, क्योंकि इस लेमिला के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट भरा है। तो आपके ये ऑस्टियन हो गया, आपकी आउटर लेयर ऑस्टियोब्लास्ट से बनी हुई है, फिर अंदर मजीद रिंग्स हैं जिसके अंदर आपको ऑस्टियोसाइट्स मिलते हैं। इन रिंग्स के बीच में जो गैप है उसको आप लेमिला कहते हो, जो कि एक फ्लूइड से भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को आप कहते हो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में दो किस्म के मटेरियल्स होते हैं, एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं कोलेजिन फाइबर, और उस कोलेजिन फाइबर के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट आके जमा हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, आप कैल्शियम खाओ, खाने में आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। क्यों? क्योंकि आप जब कैल्शियम खाओगे, फॉस्फेट खाओगे, वो आपकी इन्हीं जगहों पे लेमिला में जाके, मैट्रिक्स में जाके स्टोर हो जाएगा, और जितना ये स्टोर होगा आपकी उतनी हड्डी सख्त हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी होगी तो मैट्रिक्स में से कैल्शियम गायब हो जाएगा, निकल जाएगा, नरम हड्डी हो जाएगी। ठीक है जी। बाकी बीच में ये आपकी हार्वेशियन केनाल आ गई, ये बीच में हार्वेशियन केनाल है, इसके अंदर ब्लड सेल्स भी होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज भी होती हैं, इसमें वेन्स भी होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं, और इसके अंदर नर्व्स भी होती हैं, इसके अंदर नर्व्स भी होती हैं। ये सेंट्रल केनाल हार्वेशियन केनाल है। इसमें आपको जाहिर बात है लिविंग सेल्स मौजूद है, तो खून चाहिए भी होगा, खून यहाँ से जाएगा भी, इससे जो है नर्व कनेक्ट भी हुई भी होंगी, तो इसलिए ये सारी चीजें हार्वेशियन केनाल में स्टोर है। तो ये आपका हो गया ऑस्टियोन। तो अगर हम इस डायग्राम में आए तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाले सेल, ये वाले, ये ऑस्टियोब्लास्ट है, ये। ठीक है, ये कौन से आ गए जी आपके, ये वही आ गया ऑस्टियोब्लास्ट, मैच्योर सेल। ये अंदर की तरफ जो नजर आ रहे हैं आपको, ये अंदर की तरफ, ये क्या है, ये ऑस्टियोसाइट्स है, और ये बीच में आ गए हार्वेशियन केनाल। बाकी ये व्हाइटनेस जितनी भी नजर आ रही है, ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर कैल्शियम भरा हुआ है। ठीक है जी। अब इसी ऑस्टियोन से आपका जो है, ये बहुत सारे ऑस्टियोन ऐसे आपस में रीअरेंज हो जाते हैं और ये बन जाती है कॉम्पैक्ट बोन। अगर गैप्स हो जाएंगे तो ये बन जाएगी स्पॉन्जी बोन। तो वो जो आपकी हार्वेशियन केनाल में नर्व आ रही है ना, ये देखो, वो आपकी सारी ऐसे कंबाइन होती जाती है, फिर वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वोल्कमैन कैनाल बनती है, ये सब हार्वेशियन केनाल में आ रही है। फिर बीच में जाके ये आपके बोन मैरो होता है। ये बोन मैरो दो तीन किस्म का होता है, रेड बोन मैरो भी होता है, येलो बोन मैरो भी होता है। येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो बनाता है, और रेड बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स बनाता है। ये आपके आपके एंडोस्केलेटन का जो मेजर तरीन पार्ट होता है, जिससे आपका एंडोस्केलेटन 95% बना हुआ है, वो है ये, क्या नाम है इसका, बोन्स। अब कार्टिलेजिस की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद में वाइंड अप करते हैं। ये कार्टिलेजिस है जी। कार्टिलेजिस के बारे में मैंने आपको बता दिया शुरू में ही, कि नाम लिख देता हूं पहले मैं, कार्टिलेजिस। अब आपके एंडोस्केलेटन में बोन्स के अलावा 5% के करीब कुछ ऐसी हड्डियां भी पाई जाती हैं, जो होती तो हड्डियां हैं, सख्त हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी वो मुड़ सकती हैं। आप उन पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे वो मुड़ जाएंगी, जैसे आप फोर्स हटाओगे वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगी। उनको आप कहते हो कार्टिलेजिस। कार्टिलेजिस का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल आपका जो है ना ऑस्टियोन वाला ही है। आपने भी ऑस्टियोन में देखा था, ये सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइड वगैरह, और इनमें यहाँ ये मैट्रिक्स भरा हुआ है, मैट्रिक्स भरा हुआ है। ठीक है ना, यही तो आपने देखा था अभी ऊपर। कार्टिलेजिस का मैंने भी लिया, हाँ ये कार्टिलेजिस में भी यही मामला है, लेकिन पहली बात है ऑस्टियोन में आपने देखा था बोन में सेल्स एक पैटर्न से अरेंज हुए हुए थे, रिंग बनाई हुई थी, यहाँ रैंडम अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, एक तो फर्क ये हो गया। ये इनके सेल्स एक ही किस्म के होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स। कार्टिलेजेस में बस आपको एक ही किस्म का सेल मिलेगा, कॉन्ड्रियोसाइट, कोई पैटर्न नहीं होता, कोई रैंडम। ऑस्टियन बोन्स के अंदर तो हमने यूं देखा था, न्यू अरेंज हुए थे, और यहाँ ये लैम्प वो थी, स्पेस थी जिसमें मैट्रिक्स भरा हुआ था। यहाँ तो बस आपका यह है जी, रैंडम है, ये मैट्रिक्स है जी, इसमें जगह जगह ये सेल पड़े हैं। दूसरा फर्क ये होता है कि इनका ये जो मैट्रिक्स होता है, इसमें सिर्फ कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे आपको, वही प्रोटीन वाले कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे बस आपको, कैल्शियम और फॉस्फेट इसमें जमा नहीं होता। सो दैट इज व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल। इसी वजह से ये फ्लेक्सिबल है। अगर इसमें कैल्शियम फॉस्फेट आके जमा हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा और ये हड्डी बन जाएगी। सही कह रहे हो ना, हार्ड हो जाएगा, हड्डी बन जाएगी।
बुढ़ापों के अंदर एक अभी हम बीमारी पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ये जो कार्टिलेजेस होते हैं इनके जो कोलेजन फाइबर है उसके अंदर जो है वो कैल्शियम आके जमा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जी हाँ, आपके जो वो जॉइंट्स होंगे कार्टिलेजेस वो बोन्स बन जाएंगी और कार्टिलेज का खत्म हो जाएगा काम। सो ये कार्टिलेजेस होते हैं, ये भी बिल्कुल बोन्स की तरह इनमें मैट्रिक्स होता है, लेकिन उस मैट्रिक्स में कैल्शियम और फॉस्फेट जाके जमा नहीं होता। और इनके जो सेल्स होते हैं वो कोई 3 टाइप के नहीं है, वो सिर्फ एक ही टाइप के कॉन्ड्रियोसाइट। तीसरा फर्क ये होता है कि इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इनमें नर्व्स भी बहुत ही नई नर्व्स भी नहीं होती है। तो अब ये खाना वाना क्यों, ये तो सेल्स है, खाना वाना कैसे लेते हैं, ये अपने बराबर में जो भी इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कोई मसल्स है या कोई किसी हड्डी से जुड़े हुए, तो उनके जो लिविंग सेल्स हैं उनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से ये जो है फूड वगैरह हासिल करते हैं। इनके पास अपनी कोई ब्लड वेसल नहीं है, नजर आ रही है कोई, नहीं। ये आपको मिलेंगे कहाँ जी, एक तो आपको कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपके कान है, पिन्ना बताया था मैंने आपको, आपके कान जो होते हैं पिन्ना, उनमें आपको कार्टिलेज मिलता है। आपकी नाक में कार्टिलेज होता है। आपका जो गले में ट्रैकिया होता है जिससे आप सांस ले रहे होते हो, है ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा है, उसमें भी कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। उसके अलावा हर हड्डी का जो एंड होता है उसमें भी कार्टिलेज लगा हुआ होता है। यानी अगर आपके पास ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है जी, ये इसका एक सिरा हो गया, ये इसका दूसरा सिरा हो गया, तो इन हड्डियों के आखिरी हिस्से में यानी इस हिस्से पे भी कार्टिलेजेस चढ़े हुए होते हैं। ये जैसे आप सर पे हेलमेट पहन लेते हो ना, ऐसे हड्डियों ने हेलमेट पहना, वही डायग्राम में नजर आ रहा है, ये बोन है और उसमें आप ये देखें जी ये कार्टिलेज लगा हुआ है, ये कार्टिलेज लगा हुआ है। तो कार्टिलेजेस आपको बोन्स के एंड में मिलेगा। और कुछ आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ट्रैकिया होता है, आपका नोज होती है, एयर होता है, इनके अंदर भी आपको कार्टिलेजेस मिलेगा। ठीक है जी, रिप्स के अंदर भी जहाँ जहाँ जो जो हड्डी मूव कर रही है ना वहाँ कार्टिलेज है। सो ये आपका एंडोस्केलेटन यानी ह्यूमन स्केलेटन हमने देखा, ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है उसको सारी डिटेल देखी। उसके बाद उसमें जो दो स्ट्रक्चर हैं जी जिनसे वो बनता है, बोन्स और कार्टिलेजेस, हमने उनको भी देख लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम बात करेंगे ज्वाइंट्स की, कि हमारी दो हड्डियां जब मिलती हैं इनको आप कहते हो ज्वाइंट्स। जिन रीजन्स में, जैसे अभी आपने देखा ना सर्कुलर ये स्केलेटन सिस्टम, कई जगहों पे आपकी हड्डियां मिल रही हैं, ये देखें यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही हैं, आपकी दो हड्डियां जब भी मिलती हैं उन हिस्सों को हम कहते हैं ज्वाइंट। ये ज्वाइंट्स कैसे बनते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ज्वाइंट्स की, इस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर हम हड्डियों की कुछ बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हमारे पास सिलेबस में, उनको हम देखेंगे, माइक्रोसिफेली है, क्लाफ प्लेट है। उसके बाद ये हमारा सपोर्ट खत्म हो जाएगा एनिमल में, फिर हम मूवमेंट की बात करेंगे। मूवमेंट के लिए हमारा मस्कुलर सिस्टम शुरू होगा। ठीक है जी, यहाँ आप अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं।